63A का जो आइन को रीराइट किया गया वो रिव्यू आज तक पेंडिंग है, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका, कमेटी का इत्तफाक ही नहीं हो सका। तो वो अहम एक कौमी नौयत का मामला है, उस पर एक पंजाब गवर्नमेंट टॉपल कर दी गई। तो 63A के रिव्यू के हवाले से कोई ना कोई फैसला आ जाना चाहिए था। जुडिशल रिफॉर्म अगर कोई हुकूमत लाती है, हम उस पर तैयार हैं बात करने के लिए, जो कौम के मुफाद के लिए है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपोजिशन बेंचों पे हैं, पीटीआई भी अपोजिशन बेंचों पे है। हम कौमी असम्बली में 8 अरकान के साथ, सेनेट में 5 अरकान के साथ, जबकि वो 80 और 90 के अरकान के साथ कौमी असम्बली में मौजूद हैं। इस वक्त बाकायदा हमारा कोई इत्तेहाद नहीं है। जलसा हर सूरत में होगा, चाहे एनओसी हो या ना हो, ये जलसा होगा। फैसला ये किया गया है कि हम हर हफ्ते जलसे करेंगे मुख्तलिफ शहरों में और ये जलसे चलते रहेंगे। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, आइन में तरमीम करने की कोशिश में नाकामी के बाद ऐसा लग रहा है कि हुकूमत अपना तरीका और तेवर दोनों तब्दील कर रही है। हुकूमत आइनी तरमीम के मामले को फिलहाल पसे पुश डालते हुए असर नौ अपनी हिकमत अमली पर गौर कर रही है और अब इसकी सारी तवज्जो कौमी असम्बली में अपने नंबर्स पूरे करने पर है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान को कायल करने और हिमायत हासिल करने में नाकामी हुकूमत के लिए बड़ा धचका जो है वो साबित हुई है। और इस पर मज़ीद ये कि मुजव्वज़ा तरमीम के मुख्तलिफ मुसवदे सामने आने के बाद हुकूमत के लिए इनका दिफा करना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुजव्वज़ा तरमीम पर वकला और सिविल सोसाइटी की जानिब से भी जो है वो शदीद रद्द अमल आ रहा है और पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत इन तरमीम के ज़रिए अदलिया को अपने ताबे करने की कोशिश कर रही है, जिससे हुकूमत मुखालिफ माहौल को मज़ीद बढ़ावा दिया जा रहा है। ताहम तरमीम के ज़िम्न में मुशावरती अमल जारी है, जिसमें पीपल्स पार्टी पेश है, लेकिन सवाल ये है कि मुशावरत के बाद क्या हुकूमत इन आइनी तरमीम को जल्द ऐवान में दोबारा ला पाएगी या नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी जानिब कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर्स ने इलेक्शन कमीशन को अपने खतूत में इलेक्शन एक्ट में जो की गई हालिया तरमीम है उसके मुताबिक ये कहा है कि सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा जो है वो सामने लाए हैं वो, और इस मामले पर मज़ीद मौक़िफ़ अपनाया है कि इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम के बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक नहीं होता। इसी तनाज़ुर में आज ही कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने ऐवान में पार्टी पोजीशन जारी की है और इसमें पीटीआई के पार्लिमानी वजूद को ख़त्म करते हुए 80 अरकान असम्बली को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के तौर पर जाहिर किया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस सारी सूरत हाल पर ताहाल कोई फैसला नहीं किया और गुज़िश्ता 4 रोज़ से इलेक्शन कमीशन इस मामले पर सर जोड़े बैठा हुआ है। अब फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कोई इकदाम करेगा या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के मुताबिक फैसला करेगा। बहरहाल इस फैसले पर हुकूमत के नंबर्स का बहुत दारोमदार है। इसी तरह आज हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जो है वो जारी कर दिया है और इस तरमीमी ऑर्डिनेंस के नफाज के फौरी बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया गया है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर इस 3 रुकनी कमेटी से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि ऑर्डिनेंस में चीफ जस्टिस को अब ये इख्तियार हासिल है कि वो अपने और सीनियर जज के अलावा किसी भी और सीनियर जज को वक्तन फ़वक्तन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का रुकन नामजद कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर की कमेटी से बाहर होने के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस लाने की टाइमिंग जो है इस पर बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि हुकूमत आइनी तरमीम लाने में तो नाकाम हुई है और अब ऑर्डिनेंसेस का सहारा लिया जा रहा है ताकि अदलिया पर अपनी मनमानियाँ मुसल्लत कर सकें। आखिर इस तासुर को क्यों तक़वियत मिल रही है और क्या इस तमाम सूरत हाल में कोई सदाकत है भी या नहीं, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में भरपूर जो एक जलसा करने की जो इजाज़त है वो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उनके साथ मशरूत करके जो है वो इजाज़त दे दी गई है, लेकिन जलसा मीनार पाकिस्तान में नहीं बल्कि मवेशी मंडी काना में जो है वो होगा। मज़ीद ये भी कि पीटीआई को जलसे के लिए दोपहर जो है वो दोपहर का टाइम दिया है,
3 बजे से लेकर 6 बजे का टाइम जो है वो दिया गया है। और सबसे अहम ये कि जलसे के NOC को वज़ीर आला KPK की माफ़ी के साथ मशरूत जो है वो कर दिया गया है। CM KPK की माफ़ी का ये मुतालबा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में की जाने वाली तकरीर पर किया गया है। इन तमाम शराइत और हालात को सामने रखते हुए PTI का लाहौर का जलसा कैसे होगा, इस पर भी बात होगी। मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊं, हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। मेहरबानो कुरैशी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। और समीना पाशा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। तमाम मेहमानों की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। दानियाल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। ये बताइए कि आपकी दानियाल साहब हमारे साथ कुछ ही देर में जो है वो मौजूद होंगे, लेकिन मेहरबानो साहिबा की तरफ चलती हूँ। मेहरबानो साहिबा, अब जो SOPs आए हैं, जो SOPs क्या उनको ये कहा जाए, जो जिनके साथ मशरूत किया गया है, NOC को मशरूत किया गया है, उसमें ऑब्वियसली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आती है वो है ऑब्वियसली नंबर 3 जो ये दिया गया है, जिसमें है चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा शुड टेंडर अ पब्लिक अपॉलजी। तो इसको तो फिर मेरा ख्याल है ना ही समझे कि ये नहीं होने जा रहा, क्योंकि आज रऊफ हसन साहब भी ये कह चुके हैं और लगता नहीं है कि आपकी पार्टी जो है वो इस पे अग्री करेगी। बट देन द पॉइंट रिमेंस कि जलसा फिर कैसे होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मारिया, एंड थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, मैं ये पढ़ रही हूँ जो कुछ काफ़ी सारे नुकात हैं कि जिसकी बिना पर एक NOC जारी किया गया है। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं उनको ये भी मद्देनज़र रखना होगा कि वो 3/4 अक्सरियत उनके पास मौजूद है जिस असेंबली के वो CM हैं। ना वो फॉर्म 47 पे CM बने हैं जाली, वो लोगों के असल वोट और एतमाद लेकर आए हैं। तो उनसे माफ़ी का एक मुतालबा करना मुझे तो समझ नहीं आता। मेरे ख्याल में इस वक्त माफ़ी अगर किसी को मांगनी चाहिए है तो वो उन सारी जमातों को मांगनी चाहिए जो इस वक्त अपने इक़्तिदार को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के आइन को तोड़ मड़ोड़ कर हमेशा के लिए उसका चेहरा जो है वो बदनुमा करने तक को तैयार है। तो माफ़ी तो इस बात की होनी चाहिए आवाम से, और माफ़ी तो इस बात की होनी चाहिए है कि किस तरह आवाम की राय को उन्होंने ठुकराया और आवाम के वोट को उन्होंने मुस्तरद किया और आज वो जमहूरियत को रोंद रहे हैं। उस पर सबसे ज़्यादा माफ़ी बनती है। मगर जो कुछ और नुकात हैं इसके अंदर मैं पढ़ रही थी, ये लिखा हुआ है जत्थाज फ्रॉम आउट ऑफ सिटी। जी, कौन से जत्थे आए थे इस्लामाबाद में, कौन सा जत्था गया था स्वाबी में? ये जो इसकी जो लैंग्वेज है NOC की, मुझे तो उस पर बहुत एतराज़ात हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की लैंग्वेज लिखी जानी चाहिए। आपको एक पीस एंड सिक्योरिटी, आपको यू वांट लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी, उसकी आप शराइत ज़रूर रखें और उसकी एक लैंग्वेज होती है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये एक किस्म की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है उनके पास, क्योंकि अदालत की तरफ से उनको ऑर्डर आ गया कि उनको NOC जारी करनी थी तो उनको करनी पड़ी, और इसलिए इसके अंदर कुछ इस तरह की शराइत रखी गई हैं जो अब एक और है कि अबाउट कि कोई अफगान फ्लैग नहीं होगा। बिल्कुल, हम इस पे ना पॉइंट बाय पॉइंट जाके डिलिबरेट कर लेते हैं। बिल्कुल, बाकी में बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आपको जो है वो समझ नहीं आती कि ये किसको टारगेट कर रहे हैं और क्यों ये डाला गया है। एंड आई एग्री, कई जगह लैंग्वेज ऐसी है शायद डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से नहीं लगता कि ये जारी हुआ है। मैं ज़रा जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है शफीक शरीफ साहब, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ज़रा उनको गुफ्तगू में शामिल कर लूँ, उनसे अपडेट ले लूँ कि लाहौर शहर इस वक्त कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर वीज़ा वी द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और जो कंटेनराइजेशन की बात हो रही है। शफीक साहब, ये बताइएगा कि क्या इस वक्त आमदोरफ्त जो है वो फ्रीली हो रही है? कई कंटेनर्स की जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं कंटेनर्स, जैसे कि इस्लामाबाद में हुआ, गो के यहाँ पे इस वक्त वेन्यू जो है फिर से बदल दिया गया है। पहले जल्लोपाक की बात की जा रही थी, अब काना में मवेशी मंडी जो है वहाँ पर जा रहा है। क्या इस वक्त सूरत हाल है, शहर की क्या सूरत हाल, अगर बताएंगे? अगर शहर की बात की जाए तो शहर के अंदर तो बिल्कुल भी ट्रैफिक जो है वो क्लियर है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो गिरदनवा के एरियाज हैं, जैसे आउटस्कर्ट्स जिनको कहा जाता है, शादरा का इलाका हो गया या ठोकर का इलाका हो गया, वहाँ पर कहा जा रहा है सरिया के इलाके में कि वहाँ पर हुकूमत ने कंटेनर जो है वो पकड़ कर खड़े कर दिए हुए हैं, जिनको किसी भी वक्त जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर काना मवेशी मंडी की बात की जाए तो इसकी तरफ आने वाले टेक्निकली सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक तो आप जो है वो रिंग रोड इसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल साथ पैरेलल चल रही है इस एरिया के, और एक रिंग रोड के बिल्कुल नीचे से एक रास्ता गुजर के आता है
और उसके बाद दूसरा रास्ता जो है वो एक गांव के अंदर से गुजर के इसकी एक्सेस है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट जब भी चाहेगी इन दो रास्तों को या तो बंद कर सकती है या इसकी एक्सेस जो है वो महदूद कर सकती है। ये हुकूमत की स्वाबदीदगी है और हुकूमत इस सिलसिले में किसी भी टाइम कोई भी अरेंजमेंट कर सकती है। कंटेनर्स की बात करें तो जब हम इस तरफ आ रहे थे तो काना काछा जो रोड बेसिकली टेक्निकली जो मेन रोड इस तरफ आती है वहां पर हमें कुछ कंटेनर्स दिखाई दिए, लेकिन वो एक साइड पे अभी खड़े किए हुए हैं, उनको किसी टाइम पे भी इस्तेमाल भी किया जा सकता है। शफीक, ये इस वक्त फिर ये कहना शायद जायज होगा कि फिलहाल आमदोरफ्त जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले घंटों में सिचुएशन कितनी जल्दी से तब्दील होगी ये कहना काबिल वक्त है। नहीं जी, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ ये बात है कि अभी तक तो सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, लेकिन किसी भी टाइम पे जो कोई भी काम करते हैं यहाँ पे किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन आयद कर दे, ये हुकूमत का स्वाबदीदगी है और उनके पास कैपेसिटी भी है, उन्होंने इसके लिए तमाम इंतजाम बिल्कुल। और जो कंटेनर्स लाके खड़े किए हैं वो ऐसे ही तो नहीं किए। शफीक साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तो दानियाल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊंगी और फिर समीना साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगी। दानियाल साहब ये बताइए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, यू टेक ग्रेट प्राइड इन बीइंग अ डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेसी का जो एक बहुत अहम जो सतून है वो पीसफुल प्रोटेस्ट हैं कि आप आराम से आप अपने विदाउट टेकिंग द लॉ इनटू योर हैंड्स, आपको इजाज़त होनी चाहिए पीसफुल प्रोटेस्ट की। अब मुझे बताइए, जिस किस्म की ये जो एनओसी मशरूत करके इन एसओपीज़ के साथ जारी की गई है, उससे चलें छोड़ दें सीएम केपीके वाला मामला, लेकिन जिस किस्म की इम्पेडिमेंट्स गवर्नमेंट खुद जो है वो क्रिएट कर रही है, तो एक तरह से तो आप खुद ही मजबूर कर रहे हैं कि एक तो जो आपके ये एसओपीज़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी हो, दूसरी बात ये कि ये डिलिबरेट अटेम्प्ट लगता है कि किसी तरह जो है वो पीटीआई को फेल जो है वो किया जाए और ये जलसा ना हो पाए। मतलब लैंग्वेज भी, आई एम सॉरी, डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस की इस तरह की लैंग्वेज नहीं होती, वो लगता है कि वो भी सियासत में मुलव्वस हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डॉक्टर साहब, पीसफुल प्रोटेस्ट अगर थोड़ा सा आप मुझे बता दें किसको कहते हैं, क्योंकि मुझे लास्ट पीसफुल प्रोटेस्ट जो याद है उसमें शोधाओं के मुजस्मे जलाए गए, उसमें जहाज़ों को आग लगाया गया। उससे जो पहले मुझे याद है वो पार्लियामान में कपड़े लटकाए गए, सुप्रीम कोर्ट में कपड़े लटकाए गए, पीटीवी में हमला किया गया। उससे थोड़ा बाद जो पीसफुल प्रोटेस्ट याद है उसमें लोगों की गाड़ियों की विंड स्क्रीन्स तोड़ी गई और डंडे चलाए गए। और उससे अगर थोड़ा सा और बाहर चले जाएं तो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हमले किए गए। तो जो पीसफुल प्रोटेस्ट की आप डेफिनेशन दे रही हैं, मुझे शायद थोड़ी इनके हवाले से इतनी कोई याद नहीं आ रही। लेकिन अगर हम बहुत कुछ हफ्ते पहले रीसेंट जो हुआ है उसमें तो कुछ नहीं है ना। अगर बहुत रीसेंट हम बात करें तो उसमें आपने एक एसएसपी को ज़ख्मी किया, आपने पथराव किया, आपने गाड़ियों की विंड स्क्रीन्स तोड़ी जिनके ऊपर एक्शन लिया गया। आपके इवन दो देयर वाज अ पीसफुल एंड जो नया एक्ट था जो 2024, उसके बावजूद जो आपको बड़ा क्लियरली आइडेंटिफाई करता था प्रोसीजर, तरीक़ाकार, टाइम, उसको किस तरह कंडक्ट करना है, उसके बावजूद उसको वायलेट किया गया और वायलेट करने के बाद उसको दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि अगर आप इतनी इम्पेडिमेंट्स जो है वो क्रिएट करेंगे और उसके बाद टाइम फ्रेम भी जो है वो है कि जी 7 बजे, आई एम नॉट कंडोनिंग व्हाट हैपेंड टू द एसएसपी, आई एम नॉट कंडोनिंग दैट एट ऑल, बट अगर आपने टाइम फ्रेम जो है वो आपने सेट किया हुआ है कि 7 बजे से पहले पहले आपने पहुंचना है, तो वो पहुंचना चाह रहे थे लेकिन इतनी रुकावटें थी कि वो पहुंच नहीं पा रहे थे, कंटेनराइज था सब कुछ। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, अगर इंपेडिमेंट्स क्रिएट करेंगे तो फिर तो यू सेटिंग देम अप फॉर फेलियर डिलिबरेटली। जी डॉक्टर साहब की तकरीर थी वो सिवाय फ्रस्ट्रेशन के कुछ भी नहीं था। यहाँ इन्होंने 3 लाख लोगों की या 4 लाख लोगों की कमिटमेंट की थी, जो केपीके में किलोमीटर से किलोमीटर गाड़ियाँ होनी चाहिए थी, वो 100 मीटर भी नहीं थी। इन्होंने कमिटमेंट की हुई थी यहाँ आकर के लाखों लोग आएंगे, जहाँ से आना है वो आ जाए, वो खुद ही दूध का दूध पानी का पानी होता है, एक्सपोज हो जाते हैं। तमाम चीज़ों के बावजूद आप इनके मुंह पे फिर चीजें मार सकते थे ना कि नफरत, इनकी डॉक्टर साहब इनकी तकरीर में नफरत, गुस्सा और इनकी नाकामी नजर आई। तो हम नहीं चाहते कि वो चीज़ जो है रिपीट हो लाहौर के जलसे में। राइट, मैं ज़रा मेहरबान आपकी तरफ आती हूँ, मैं ज़रा समीना साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल करूँ। समीना साहिबा, आई एम श्योर आपने भी ये ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर लाहौर की तरफ से जो एसओपीज़ जारी हुए हैं वो आपने देखे होंगे। जैसे हम पहले बात कर रहे हैं कि इट्स एज इफ द गवर्नमेंट इज सेटिंग अप the participants,
द पार्टी फॉर फेलियर के इतनी जो है वो जेर ज़बर की भी जो है वो उसमें गुंजाइश नहीं है जैसे माजी वाला भी था। और साथ नंबर 3 जो है उस पर भी मैं ज़रा डिबेट करना चाहूँगी, डिलिबरेट करना चाहूँगी कि CM KPK शुड टेंडर अ पब्लिक अपॉलॉजी। नाउ वी नो दैट्स नॉट हैपनिंग। दैट मीन्स कि ये जलसा जो है ये भी एक जो है ये पीसफुल नहीं बल्कि टकराव की कैफियत और जो खलीज एक है दोनों जमातों में और अपोजिशन और हुकूमत में वो बढ़ने जा रही है, पोलराइजेशन और बढ़ेगी। जी शुक्रिया आपका मारिया, आपने शो पे इनवाइट किया। बिल्कुल आपने राइटली इंडिकेट किया है कि बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि तसादुम है और तसादुम ये हुकूमत ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद से चाह रही है, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि अदलिया के हवाले से भी इसी तरह से चीजें नजर आ रही हैं जिसमें लग रहा है कि बज़ाहिर ये अदलिया के साथ तसादुम करें, तो दूसरी तरफ अपोजिशन और PTI के साथ स्पेशली जो उनका एक ट्रीटमेंट है उससे भी यही जाहिर होता है। इस जलसे की जो SOPs की आप बात कर रही हैं, इसको मैं पढ़ूं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस जलसे में इस लिहाज से तो सिर्फ फरिश्ते ही पहुंच सकते हैं, फरिश्ते ही शरीक हो सकते हैं और फरिश्ते ही तकरीर कर सकते हैं, वरना इन SOPs के साथ मैच करना तो इंसानों के लिए तो मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं होगा। 3 घंटे सिर्फ आप जलसे के लिए दे रहे हैं और हजारों लोग जहां पर आते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि यूं 6 बजे और एकदम आप चुटकी बजाएं और हजारों लोग एकदम से गायब हो जाएं। तो इतने लोगों को आप जब इनका निकालना होता है एक जगह से, तो जाहिर सी बात है उसमें ऑटोमेटिकली टाइम लगता है। इसके तमाम SOPs इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि बाद में इनकी बुनियाद के ऊपर PTI को फिर से टाइट किया जाए, फिर से स्क्रू किया जा सके और मुख्तलिफ मुकदमात बनाए जा सकें। और आप ये देखेंगे कि आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगी ये चीजें कि जी ये 10 मिनट जलसे का टाइम ऊपर क्यों चला गया और वो फला शख्स ने ज्यादा तकरीर में ऊंची आवाज में बात क्यों कर ली, और वो लोग यानी इतने सारे लोग तो उन्होंने वो कह दिया कि ये आए ही ना जलसे के अंदर, शामिल ही ना हो, जो कि एक्यूज हैं 9th में के। और बाकी जो चीजें हैं उनको भी आप, और सबसे बढ़कर जो आपने खुद मेंशन किया कि गंडापुर साहब जो हैं वो भी अपॉलॉजी करें पब्लिकली, तो ये सब चीजें ऐसी ही हैं जो खुद जानबूझकर रखी गई हैं, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि आगे इनकी बुनियाद के ऊपर ही प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट किया जा सके, PTI के लिए ज्यादा उनके ऊपर अगेंस्ट ये नए केसेस बनाएंगे और ये सब चीजें नजर आ रही हैं। और मेरा ख्याल है PTI को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है। ये इतना लेट NOC जारी करने का मकसद भी यही था कि मोमेंटम तोड़े, लोग कंफ्यूज रहे कि पता नहीं होना है नहीं होना, किधर होना है, पहले मीनारे पाकिस्तान को निकाले, फिर जल्लो, फिर यहाँ एग्जैक्टली। और देखिए इतनी शॉर्ट टाइम पे अरेंजमेंट कैसे होगा, स्टेज कैसे बनेगा, लाइट का इशू होता है, वॉशरूम्स बनाने होते हैं, कुर्सियां अरेंजमेंट, साउंड सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग, एक रात उसके लिए बड़ी नाकाफी होती है। लेकिन ये सब जानबूझ के इसको इस 11th आवर तक खींचा गया है ताकि उनके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो। और कल भी अगरचे ये लोग कहेंगे कि जी हमने तो फ्री हैंड दिया, कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन ये हमें अभी से अरेंजमेंट नजर आ रहे हैं कि ये रुकावटें डालेंगे। और ज्यादा जो फोकस रहेगा आई वुड से कि जो अटक पुल है वहां पर रहेगा, कि वहां से जब KP का काफिला एंटर होगा पंजाब में, तो वहां पे क्या सिचुएशन होगी, मेरा ख्याल है उस पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। अल्लाह करे कि खैरियत से ये दिन निकल जाए, लेकिन हुकूमत के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। अच्छा मेहरबानो साहिबा, मुझे ये बताइए कि जो कमिंग टू अगेन, बिकॉज मुझे पता है इसमें बोन ऑफ कंटेंशन सबसे पहले जो बनेगी और जो एक जवाब बनेगा वो शिक नंबर 3 है CM KPK का, जो अपॉलॉजी है, पब्लिक अपॉलॉजी है। नाउ व्हाट आई गैदर आउट ऑफ दिस, एंड ऑफ कोर्स विल आस्क दानिया साहब एज वेल, इसके जलसे से पहले वो किसी पब्लिक फोरम पे आकर पब्लिकली अपॉलोजाइज करें फॉर ऑल दैट ही सेड इन दी 8 सितंबर वाला जलसा। गो के बहुत सारी उनकी चीज़ें इस तरह की हैं जिनको मैं कंडोन नहीं कर सकती, एंड ऐसे रिमार्क्स नहीं देने चाहिए, खा वो CM पंजाब के बारे में हो, खा वो इदारों के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप कंडोन नहीं कर सकते। बट ये अब एक शिक है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? आप क्या इसको चैलेंज करने जा रहे हैं? किस तरह करेंगे, क्या करेंगे? अदरवाइज तो ये जलसे की इजाज़त एक नॉन स्टार्टर है और ये खत्म हो जाएगी जब तक ये अपॉलॉजी नहीं आएगी। कल अब लेस देन 24 आवर्स रह गए। मारिया, जलसे की इजाज़त बेशक मौखर कर दें, ख़त्म कर दें, ना दें, हमने तो पहले ही फैसला कर लिया था। हमें इमरान खान साहब की हिदायत है, जलसे की इजाज़त हो ना हो, NOC हो ना हो, जलसा तो होगा। और कल 1 बजे मवेशी मंडी काहना में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा, सज गज के होगा, और पूरे पाकिस्तान से तहरीक इंसाफ के माफी के बगैर होगा, और जो लोग इस मुल्क में आज़ाद अज़लिया, बिल्कुल माफ़ी के बगैर होगा।
बिल्कुल माफ़ी के बगैर होगा। हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। किस चीज़ की माफ़ी मांगे हम? क्या हमसे किसी ने आज तक माफ़ी मांगी उन सारे झूठे मुकदमात की जो हमारे खिलाफ बनाए गए? क्या हमारी ख़वातीन से आज तक किसी ने माफ़ी मांगी कि जिस तरह उनको सड़कों पे घसीटा गया, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए, जिस तरह उनको जेलों में रखा गया, जिस तरह उनको जेल से कोर्ट में घंटों घंटों गर्मियों में बैठाकर वैनों में बंद रखा गया? क्या हमसे किसी ने माफ़ी मांगी कि किस तरह हमारे घरों की चादर चार दीवारी पामाल की गई, हमारे बच्चों तक को यरगमाल बनाया गया? हमें तो आज तक माफ़ी नहीं मिली। हम नहीं मांगेंगे माफ़ी, क्योंकि हम हक और सच पर हैं। जो हक और सच पर होता है वो माफ़ी नहीं मांगता। हम अल्लाह से सिर्फ माफ़ी मांगते हैं। अगर हमसे कोई गलती कोताही हुई है तो अल्लाह हमें माफ़ करे, और हम सर भी सिर्फ अल्लाह के आगे झुकाएंगे। ये जलसा होगा, इन्होंने इजाज़त नहीं देनी, कैंसिल कर दें। और जिस तरह की इन्होंने इजाज़त दी है, इससे तो इनकी नीयत साफ जाहिर है। अच्छा दानियाल साहब, और एक और चीज आई जस्ट वांट टू ऐड मारिया बिफोर यू गो टू दानियाल साहब, क्योंकि उन्हीं के लिए है। जो दानियाल साहब जिन वाकयात की बात कर रहे थे कि जो इस्लामाबाद जलसे के बाहर हुआ, उसी FIR को जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुना तो उन्होंने कहा कि इस तरह की स्क्रिप्ट तो उन्होंने किसी कॉमेडी फिल्म की नहीं देखी आज तक। तो इतनी तो मजाहिका खेज गुफ्तगू है, तो शर्म करें थोड़ी सी। आज वो दोबारा बातें मत करें, आपका मजाक काफ़ी बन चुका है। आपकी इज्जत अपने हाथ में रहने दीजिए। दानियाल साहब, आपने सुन लिया कि शिक नंबर 3 जो है, जो सबसे इसमें पढ़ते ही जो सबके सामने आती है, जो सब जिस पे तबसरा भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगेंगे। और अगेन जलसे में 24 घंटे से भी कम टाइम रह गया है, तो क्या मनसूख हो जाएगी ये जो कंडीशनल ये NOC है? डॉक्टर साहब, पहले तो शर्म वो करें जिन्होंने शोधाओं के मुजस्मे जलाए। शर्म वो करें कि जिन्होंने अपने शोधाओं के मजाक उड़ाते रहे और आज तक उड़ा रहे हैं। शर्म वो करें जो पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए अपने अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। शर्म उनको करनी चाहिए जो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोसेशंस करते हैं अमेरिका में, क्योंकि IMF के साथ डायलॉग ना हो सके। शर्म उनको करनी चाहिए जो उन लॉबियस्ट फर्म्स को हायर करते हैं जो दूसरी तरफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका के पार्लियामान में रेजोल्यूशंस पास करवाते हैं। ये उनको शर्म करनी चाहिए। और उनको शर्म करनी चाहिए कि जो पाकिस्तान में सूबे वाइज नफरत फैलाते हैं, वो तफरीक करते हैं एक सूबे की दूसरे सूबे से, जो पाकिस्तान की एक्सटर्नल और इंटरनल पॉलिसी को चैलेंज करते हैं। वो मेरी पॉलिसी को नहीं करते, वो किसी जमात की पॉलिसी को नहीं करते, वो इस मुल्क की पॉलिसी को करते हैं। और जहाँ तक डॉक्टर साहब आप बात कर रही हैं उसकी इनको जो परमिशन या जो क्लॉजेस हैं, देखिए ये तो माफ़ी इन्होंने कब मांगनी NOC, ये माफ़ी क्यों मांगे? ये माफ़ी क्यों मांगे कि जिन शोधाओं की फैमिली का ये मरॉकरी और दे मेक अ जोक आउट ऑफ इट, उनका तो हदफ ही ये है कि उनको डीमोरलाइज करना, उन अफवाज को डीमोरलाइज करना जो बॉर्डरों पे खड़े हैं, उन लोगों को डीमोरलाइज करना, उनकी फैमिलीज को जो जाने देते हैं इस मुल्क के लिए। इनको तो माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांग रहे तो क्या आप कैंसिल कर रहे हैं NOC? प्लीज़ इसका हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। डॉक्टर साहब, जो इनको NOC दी गई है वो NOC विद स्टैंड्स विद ऑल द क्लॉजेस, और उसी तरह रहेगी। कोई कैंसलेशन गवर्नमेंट का कोई पंजाब गवर्नमेंट की कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी पॉलिसी है कि दे वांट टू कैंसिल इट, दे वांट टू फैसिलिटेट देम। नहीं, बट ये माजरत कलामी की माफी, हिस्ट्री रही है। कलामी की माफी इसमें मैं बताता हूं डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताता हूं। जी जी, जो पहली दफा का मुजरिम होता है ना, उसकी जो बेल होती है वो 10,000 रुपये होती है। जो दूसरी दफ़ा का होता है उसकी 50,000, और जो हैबिचुअल होता है उसकी 10-10 लाख। ये हैबिचुअल चोर हैं, ये हैबिचुअल झूठे हैं, ये हैबिचुअल इन्होंने ये चीजें की हैं। इन्होंने बार-बार मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जब इसमें बार-बार ये कहा जा रहा है कि दिस परमिशन एक लंबी फेरिस्त है जिसको इन्होंने पूरा करना है। जी, ये लेकिन ये जो NOC दी गई है, साथ ही लिखा है कंडीशनैलिटीज के साथ है, और ये कैटेगोरिकली कहा गया है CM KP should publicly apologize for his speech on the 8th of September। उसके लिए कैटेगोरिकली ये कहा गया है, ठीक है। अब वो अपोलोजाइज नहीं कर रहे, तो क्या हुकूमत इसको कैंसिल करेगी? देखिए, ये पंजाब गवर्नमेंट का प्रोग्रेटिव है, लेकिन कैंसिल नहीं करेगी। उनकी तमाम, उन्होंने जो स्पीच की वो
नफ़रत अमेज़ थी, उसमें नफ़रत आपको हर लफ्ज़ में नज़र आ रही थी। किस तरह अपनी इदारों को तज़लील किया गया, किस तरह मीडिया पर्सनल को तज़लील किया गया, किस तरह ख़वातीन को तज़लील किया गया, किस तरह आपने और जो आपने बातें और हरकतें की वो किसी तरह भी किसी भी माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि जो हैबिचुअल चोर हैं उनके बेल बॉन्ड्स थोड़े ज़्यादा लंबे और इंटेंस होते हैं, उनकी गारंटर्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, गारंटियाँ भी ज़्यादा मांगी जाती हैं। लेकिन आई थिंक कि वंस दे हैव सेटल्ड तो लेकिन रिगार्डलेस ऑफ ऑल दोस थिंग्स दे हैव द NOC और ये लाखों करोड़ों लोग जो उन्होंने लेके आने थे, हम मुंतज़िर हैं वो लोग देखने के लिए। चलें, आई होप कि कंटेनराइजेशन ना हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ताकि आप बता सकें कि जी ये तो कुछ ला नहीं सके। मेहरबान क्विकली फिर मुझे समीना साहिबा की तरफ जाना है, क्विकली। जी दानियाल साहब दोबारा चोरों की बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पे इस वक्त इस टेलीविज़न शो पे जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से सिर्फ एक आदमी है कि जिसने रावलपिंडी की आवाम का वोट चोरी करके वो असेंबली में पहुंचा है, वो दानियाल साहब हैं। तो उनको थोड़ी शर्म करनी चाहिए चोरी की बात करने से पहले कि अपने गिरबान में झांकें। चोरी के वोट पर लोगों के वोट चोरी करके आप ऐवान में बैठे हैं। यू आर अ स्ट्रेंजर इन द हाउस दानियाल साहब, थोड़ी शर्म करें, थोड़ी अपने गिरबान में झांकें। और जो आप बात कर रहे हैं कि अपने मुल्क के बारे में किस तरह की गुफ्तगू होती है, तो मुझे याद आता है कि मियाँ साहब ही है ना जो हिंदुस्तान गए थे और जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने ही हमला करवाया मुंबई का। तो बस कर दें, आप जरा अपने माजी में झांकें, जरा देखिए कि आपने क्या क्या किया है इस मुल्क के साथ। और अगर आप बात करते हैं मिलिट्री फैमिलीज की, तो उठा के देखिए वोटर डेमोग्राफिक, जहां पर कंसंट्रेशन है ना मिलिट्री फैमिलीज की, वहां पर देखें कि वो वोट किस जमात को देते हैं। 70 से ज्यादा फीसद जमात मिलिट्री फैमिलीज जो हैं वो PTI को वोट देती हैं और ये एक तस्लीम शुदा फैक्ट है। आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा समीना साहिबा की तरफ चलती हूँ। समीना साहिबा, अगेन गोइंग बैक टू बड़ी, क्योंकि 44 पॉइंट्स की ये लिस्ट है, उसमें नंबर 6 जो है उसमें ये जी, ऑल दोज अंडर ट्रायल for hate speech in Islamabad shall not be allowed to participate or appear on stage। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, आई एम कन्फ्यूज कि फिर ये जो स्पीचेज़ हैं ये कौन करेगा, क्योंकि इसमें CM KPK भी हैं, इसमें बैरिस्टर गौहर भी हैं, इसमें मरवत साहब भी हैं, इसमें ज़ैन कुरैशी साहब भी हैं, शेख वकास साहब भी हैं, उमर अयूब साहब भी हैं, जरताज गुल साहिबा भी हैं। तो ये स्पीचेज़ कौन करेगा, फिर ये जलसा कौन लीड करेगा? एग्जैक्टली यही जो मैंने पहले कमेंट किया कि लग रहा है कि फरिश्ते ही आएंगे और फरिश्ते ही तकरीरें करेंगे, क्योंकि बाकी जो इनके लीडर्स हैं वो तो सब, आपने बिल्कुल राइटली कहा कि उन सब के ऊपर तो पहले ही मुकदमात हैं और उनके ऊपर आपने पहले ही मना कर दिया है, पाबंदी लगा दी है कि जी वो लोग जिनके ऊपर हेट स्पीचेस के मुकदमात हैं वो नहीं कर सकते। तो फिर करेगा कौन तकरीर? मेरा ख्याल है फिर अडियाला में कैमरा फिक्स कर दें और वहां से डायरेक्टली लिंक दे दें और फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब भी स्पीच कर लें, वो फिर शायद सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अदरवाइज जो अभी दस्तयाब की आदत है वो तो सभी किसी ना किसी मुकदमे में या तो नामजद है या मुलव्वस है। तो ये जो सिचुएशन है ये बड़ी फनी है और मेरा ख्याल है कि हुकूमत, जैसे शुरू में मैं कह रही हूँ कि कुछ खौफजदा भी दिखाई दे रही है और अंडर प्रेशर है, और इसलिए अंडर प्रेशर आकर जो भी ये स्टेप ले रहे हैं वो उल्टा इनके गले पड़ रहा है। और समीना, माय अपॉलॉजीज फॉर इंटरजेक्टिंग, बिल्कुल फनी सिचुएशन तो आप कह सकती हैं, बट पॉइंट बाय पॉइंट नजर आता है कि जैसे इनको फिक्स करने के लिए है, मतलब PTI को नाकाम करने के लिए ईच एंड एवरी पॉइंट जो है वो लगता है कि स्पेशली डिजाइंड है। डजंट लुक लाइक कि किसी जलसे के SOPs हैं, वो लगता है स्पेसिफिकली डिजाइन टू मेक दिस जलसा अनसक्सेसफुल। एग्जैक्टली ये तो मैंने जैसे पहले भी अपने कमेंट में कहा था कि इसका मकसद ही ये लग रहा है कि इन्होंने मजीद उनको टाइट करना है, क्योंकि जाहिर है इन्हीं लोगों में से आके स्पीच करेंगे और फिर ये कहेंगे देखें जी आपने वायलेशन कर दिया SOP की। यही लोग होंगे अगर 6 बजे की बजाय 6:15 जलसा हो जाएगा, कहेंगे देखें जी एक और वायलेशन कर दी इन्होंने। तो ये हर तरह उस तरह से फंसाएंगे कि हर चीज के ऊपर नए मुकदमात बने। तो ये इन्होंने इजाजत जरूर दी है, लेकिन ये एक सिर्फ फिक्स करने के लिए एक नया ट्रैप ही इसको कहा जा सकता है। अदरवाइज उसमें कोई नेक नियति हुकूमत की नहीं है कि जी इन्होंने बड़ा कोई इनका एक आईनी हक तस्लीम करते हुए कि जी इनको एक प्रोटेस्ट की इजाजत है लिहाजा दी जाए। तो उस वजह से मेरा नहीं ख्याल है कि ये इन्हें परमिशन इन्होंने दी है। बेसिकली इसके पीछे जो इनकी इंटेंशन है हुकूमत की वो तो नजर आ ही रही है इन SOP से, और मुझे लग रहा है कि ये इसके ऊपर फिर फर्दर इनको टाइट करेंगे, मजीद केसेस बनेंगे, लेकिन ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। इससे बज़ाहिर ही लग रहा है कि हुकूमत खुद अंडर प्रेशर है। भाई अगर आप समझते हैं कि उनके साथ लोग नहीं हैं तो उनको आप फ्री हैंड दें, वो खुद ही एक्सपोज हो जाएंगे अगर वो लोग नहीं कर सकेंगे।
बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं दानियाल साहब से भी उनका पॉइंट मैं दानियाल साहब से भी उनका पॉइंट जरा इस पर लेना चाहती हूँ। दानियाल साहब, आप एक लॉयर हैं, मुझे ये बताइए कि ऑल दोज अंडर ट्रायल फॉर हेट स्पीच इन इस्लामाबाद जलसा शैल नॉट बी अलाउड टू अपेयर और पार्टिसिपेट ऑन स्टेज। अभी देखें, आप लॉ मेरे से आप बहुत बेहतर जानते हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ठीक है। और मतलब इन पे जो हेट स्पीच के जो सारे अंडर ट्रायल हैं, इन पे हेट स्पीच तो नहीं, इन पे तो ये था किसी ने बंदूक तान ली, किसी ने क्लाशनकॉफ जो है वो कर ली, कोई मतलब आपको पता है क्या है, जिस पे मेहरबानों भी बता रही हैं कि हम नहीं कह रहे, जस्टिस आमिर फारूक कह रहे हैं कि ये किसी कॉमेडी फिल्म का जो है वो सीन लगता है। सो आई मीन ये कोई इसकी मतलब इस चेक की कोई मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब दिस डज नॉट इवन फॉलो द लीगल पैरामीटर्स, लॉ का जो प्रेसिडेंस है उसको भी नहीं फॉलो करती। देखें, यहाँ पहले चोरी की बात हो रही थी, तो मेहरबानो साहब अपना गुस्सा औरों पे तो ना निकालें। जब उनकी मुल्तान के लोगों ने इनकी ज़मानतें ज़ब्त की हैं और इनको वोट नहीं दिया, दूसरी दफ़ा इनको रिजेक्ट किया है, तो इनकी सियासत को तो दफन किया मुल्तान के लोगों ने, हमने नहीं। और अल्लाह का शुक्र, मुझे पहले भी 1 लाख से ज़्यादा वोट पड़ी थी और आज भी पड़ी है। और ये जब शेख रशीद के ये मुजस्मे उठा के और उसको अपने कंधों पर लेके फिरते थे, तब भी उससे ज़्यादा मुझे वोट पड़ा था, उससे डबल वोट पड़ा था। और जहाँ तक आप ये बात कर रही हैं कि देखें इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो ये जो मैक्सिम है ये तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो चीज़ें आपके सामने हैं फेस ऑफ इट, जहाँ इन्होंने पथराव, जहाँ इनकी ज़ुबान, जहाँ इन्होंने तोड़फोड़ की, उनको तो एड्रेस इसी तरह ही किया जाएगा और जो स्टेट है वो अपना एक्शन लेती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी देखें, अभी तो उन तमाम चीज़ों से आगे चीज़ चली जा चुकी है और इनकी तमाम चीज़ों के बावजूद, नफ़रत, तफरीक, इनकी बातों के बावजूद जो अभी हालात हैं वो ये है कि गवर्नमेंट इनको असिस्ट करना चाहती है, लेकिन असिस्ट करने के साथ इनको ये कहती है कि भाई आप हर बार के चोर हैं, आप हर बार के झूठे हैं, आपने बार बार ये गलतियाँ की हैं, आपने जब भी आपको मौका मिला इस मुल्क को आपने खंजर घोंपा, वो आपका पाकिस्तान में हो, बैरून मुल्क में बैठ के हो, वो जेल के अंदर से हो या कहीं और से हो। तो खुदारा अगर आप ये जलसा करना चाहते हैं तो आप चीज़ों को एक सिमत पे लेके जाएं। आपको जगह बता दी है, तरीक़ाकार बता दिया है, आप उस जगह में मुख्तस अपना प्रोसेशन करें, आप रिकॉर्ड करें और अगर आपकी जो चीज़ें हैं आप उनको साथ अबाइड करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ और ज़्यादा रिलैक्सेशन होगी। लेकिन हर दफ़ा आप हॉस्टेज बनाना, पूरे मुल्क को हॉस्टेज बना लेना, किसी प्रोविंस को हॉस्टेज बना लेना, कभी वो फेडरल गवर्नमेंट को हॉस्टेज बना लेना, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस चीज़ के इसके अलावा तो देयर इज़ नथिंग एल्स। और इनको जो परमिशन है वो एनओसी है, उसके बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद लास्ट टाइम भी मिला था जब ये नाकाम हो गए तो इनके पास कुछ था नहीं, तो इन्होंने अपनी तकरीरों में गाली, नफ़रत और वही काम किया जो मेहरबानो साहिबा कर रही हैं। तो इनका जब भी कोई नहीं होता तो ये इसी तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन तो इनको खाली हम ये कह रहे हैं कि बात है ना कि अब इस दफ़ा जो मैं आपसे सवाल कर रही थी कि अभी इन सब पे जो है अगर केसेस बने हुए हैं तो उनका कोई फैसला तो नहीं आया है ना, और बेल्स पे हैं, कोई मसला तो नहीं है उसका, तो उनसे आप उनका एक आईनी डेमोक्रेटिक हक जो है वो किस तरह छीन सकते हैं? मतलब दिस इज जस्ट बियॉन्ड मी। कौन सा हक? तकरीर करने का, प्रोटेस्ट करने का, अगर वो एक इसको प्रोसेशन को, प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, नंबर 6 जो है वो कहता है जी आके ये तकरीर भी नहीं कर सकते। मैं आती हूँ डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है ना, किए, जिन्होंने जलाओ घिराव किया, जिन लोगों की हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है और बार बार करते रहे हैं, तो आपको दोबारा वही लोग आप इसी तरह की चीज़ इंस्टिगेट करें, हेट स्पीच करें, मुल्क के इदारों को के ख़िलाफ़ तकरीरें करें, तो उनको एड्रेस किया जाएगा। और उनको एड्रेस करने का जो तरीका है वो आपके सामने है। आपने एक लेटर लिखा है और आपने चीज़ें जो हैं, कुछ शराइत आपने रखी हैं और उन शराइत के साथ उनको लेके जाना पड़ेगा। देखिए आप तो ये तो बड़ा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इनका जो, देखिए डॉक्टर साहब, आपने इनका जो ये प्रोसेशन है, जिसको ये प्रोसेशन कह रहे हैं, अगर तो इसका जो लुबे लुबाब है वो नफ़रत, तफरीक, गाली और वही काम करना है, फिर तो ठीक है, फिर तो इनको करना चाहिए। और अगर अवाम में वापस जो वाकई जो शो कॉल ये कहते हैं शऊर देना है, ये करना है, इमरान खान को पता नहीं क्या बना लेना है, होली काऊ है और पता नहीं क्या क्या ये बातें करते हैं जो, तो अगर वो करना है तो फिर बैठ के आप भाषण दो। आप तो लोग 24 घंटे बैठ के वैसे ही देते हो। आपकी मुनाफकत तो आप लोगों के ऊपर, मतलब मैं आई डोंट वांट टू गो टू दैट, लेकिन इनकी जो मुनाफकत और बातें और झूठी तस्वीरें
करना और पता नहीं क्या क्या, कि आपकी जो इनकी हरकतें हैं वो तो हमारे सामने हैं। अगर आपने जो सो कॉल्ड आपने करना है, जिसके लिए आपने ये लेटर लिखा है और आप ये प्रोसेशन करें, तो आप करें। यू हैव योर पॉलिटिकल पीपल, आप करें, उनको करें, उन चीज़ों को एड्रेस किया जाए साथ। ये तो अब एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि पंजाब पुलिस कल मेहरबानो साहिबा एक्शन में नज़र आएगी और शायद रेंजर्स भी एक्शन में नज़र आए। और ये तकरीर करेगा कौन? कल क्या आप होंगी वहाँ पे जो तकरीर कर रही होंगी, या कौन कौन होगा वहाँ पे जो तकरीर करेगा? ये तो इतने सारे नाम हैं। हमारे दोस्त जैन भी जो हैं आपके भाई, वो भी मेरा ख्याल है फिर तकरीर नहीं कर सकेंगे। काफ़ी सारे नाम इसमें से वैसे ही जो हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। नहीं, तकरीर का तो कोई फिक्र नहीं है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बच्चा तकरीर कर सकता है, मगर तकरीर होनी क्या है, ये जो कह रहे हैं लुब्बे लुबाब क्या है, तो आए मैं आपको बताती हूँ कल के जलसे का लुब्बे लुबाब है क्या, जो शायद जिसकी वजह से इनको बौखलाहट के शिकार हैं, ये इनको घबरा रहे हैं। हम बात करेंगे आज़ाद अदलिया की, जो आज इनकी कमर में एक कांटा बन के खुब चुकी है, जिसको इसलिए ये एक हमें ये कहा करते थे ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और कहा करते थे कि वो कितना गैर जमहूरी अमल है कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस आती हैं और उसके जरिए आप पार्लियामान को चलाते हैं। तो आज ये फिर एक और ऑर्डिनेंस ले आए कि जिसके ज़रिए ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसको अमेंड कर दिया। काजी फायज ईसा इनको बहुत पसंद है क्योंकि वो उनके हक में सिर्फ फैसले देते हैं, वो एक जमात के ख़िलाफ़ हर फैसला लिखते हैं, वो बेंच फिक्सिंग करते हैं, तो इसलिए ये चाहते हैं कि ये उनका हाथ मजबूत करें। और ये मुनाफकत की बात कर रहे थे ना, तो इनकी मुनाफकत हम आवाम के सामने रखेंगे, तो इस बात का इनको डर है, खौफ है। मगर फिक्र मत कीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा ये हकायक जानता है, पाकिस्तान की अवाम का बच्चा ये हकायक जानता है। हम निकलेंगे कल अदलिया की आज़ादी के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए। इस फॉर्म 47 की ये जो एक नमूना आवर हुकूमत है, जिससे ना मुल्क चल रहा है, ना जिनसे ये कुछ संभाला जा रहा है। आपने देखा किस तरह ये बकरियों की तरह पार्लियामेंटेरियंस को इन्होंने इतवार की रात असेंबली में ले आए, एक ऐसा मुसवदा सामने लाने के लिए कि जिसका इनको खुद इल्म ही नहीं था। आज तक इन्हें मालूम नहीं। इनसे पूछे ना कि असल ड्राफ्ट में लिखा क्या है, तो दानियाल साहब ही इज अ लीगल एक्सपर्ट, मगर ये भी आपको बता नहीं सकेंगे कि ये क्या क्या तरामीम लाना चाहते हैं, क्योंकि शायद ये खुद लिख ही नहीं रहे वो तरामीम। मेहरबानो साहब, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद ये मौजूद डिस्कस करेंगे कि क्या ये बिल जो है ये उजरत में लाया जा रहा था, क्या वजह है कि हुकूमत ओवर कॉन्फिडेंट थी और इस वक्त चीज़ें कहाँ खड़ी हैं। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बैरिस्टर दानियल साहब की तरफ चलती हूँ। दानियल साहब, क्या आप अग्री करते हैं जो मेहरबानो साहिबा बात कर रही हैं कि ये मुसवदा आज तक नहीं पता एक है, दो हैं, तीन हैं, जितने सर्कुलेट कर रहे हैं हम सब ने देखे हैं, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट थे कि आप लोग जो है ये इसको पास करवा लेंगे टू द एक्सटेंट एग्जैक्टली वीक अगो जब ये सारी चमगोइयाँ शुरू हुई कि आज कल में फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा या संडे होगा, तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब मेरे प्रोग्राम में थे। उन्होंने क्या कहा था, ज़रा वो सुनवा देती हूँ। ये बता दें, नंबर पूरे हम नंबर पूरे किए हुए हैं। अगर बीच में हम गैप देंगे तो प्रॉब्ली कोई लोगों की शादियां हैं, मजबूरियां हैं। तो सर अक्लमंद के लिए इशारा है काफी। आपने कहा नंबर्स पूरे किए हुए, अगर अभी हम डिले करते हैं तो लोग चले जाएंगे। ये जो आप बात कर रही हैं, यही बात। जो 40 अरकान आजाद हैं PTI के, उनमें से भी कुछ आपकी तरफ आ रहे हैं? की मर्जी है, बिल्कुल सर आंखों पर अगर वो आना चाहते हैं देखें, इसलिए वो आजाद बैठे हुए हैं ना। लेकिन नंबर पूरे नहीं हो सकते ना उनके बगैर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दानियाल साहब, क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट थे टू द एक्सटेंट कि आपने नवाज शरीफ साहब को भी बुलवा लिया, मुसवदा किसी ने पढ़ा नहीं था, मतलब आपके सीनियर तरीन लोग ये कहते पाए गए कि हमने नहीं देखा, हमें नहीं पता, मतलब कामरान मुर्तज़ा साहब ने सारी कली उसकी खोल के रख दी है। क्या ये हुआ क्या है? डॉक्टर साहब बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे और नंबर का इशू नहीं था। नंबर कल भी पूरे थे, आज भी पूरे हैं, और जब वो पूरे करने की ज़रूरत होगी तो हम वो पूरे करके दिखाएंगे भी। इशू जिस तरह मैंने पहले कहा और जिस तरह आपने कहा कि उसका जो पॉइंट्स थे और चीज़ें थी जो आपके किसी भी सीनियर के पास नहीं थे, बिल्कुल डिस्कस किया गया था, बिल्कुल थे। लॉ मिनिस्टर साहब ने और उनकी जो पूरी टीम है, जो इसका प्रोसीजर होता है वो सारा अडॉप्ट किया गया था। एक एक पॉइंट, एक एक शिक के ऊपर
प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनकी टीम के साथ, लीगल एक्सपर्ट के साथ बैठ के चीज़ों को तैयार किया गया था, बनाया गया था, उसमें डिलिब्रेशंस हुई थी, बातचीत हुई थी और उसके बाद आपस में हुई थी सिर्फ, या क्योंकि करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डिडंट द लॉ मिनिस्टर से कि मुझे मैंने नहीं देखा, वो सावधा नहीं है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, didn't the law minister say that? Dr. Saab, that was on a lighter note. That was on a lighter note, a joke that he has rectified, मतलब cleared multiple times. जिस तरह बंदा जुगत मारता है लाइटर नोट में कि जो बना रहा है, जो काम कर रहा है, उसके पास नहीं होगा, इसको वो काफ़ी दफ़ा क्लैरिफाई भी कर चुके हैं और ये उनके बिहाफ पे मैंने भी उनके बिहाफ पे ये क्लियर की। और देखिए, कामरान मुर्तज़ा साहब तो मेरी जमात के स्पोक्स पर्सन नहीं है, मैं अपनी जमात का स्पोक्स पर्सन हूँ और मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ कि उनके जमात के हेड के साथ ये डिलिब्रेशंस जो थी शेयर की गई थी और नंबर्स का ना कल इशू था ना आज इशू है। इशू ये है कि हम जमातों के हेड्स को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। हमारी सोच में तफरीक नहीं है, नफ़रत नहीं है और इस लेजिस्लेशन से जो लॉ का ट्रू स्पिरिट है, मसाक़े जमहूरियत की ट्रू स्पिरिट है, उसने एड्रेस होना था। वो जुडिशल रिफॉर्म्स हो, वो सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट हो कि जो 4 केस सुनते हैं और जो 20 सुनते हैं उनमें फ़र्क हो। आप सुमो मोटो एक्शन बोतलों के ऊपर लिए जाएं या डैम्स के ऊपर लिए जाएं, वो कौन और कैसे ले, वो आवाम का जो 35,000 केसों का बैकलॉग है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। यहाँ लोगों की पूरी ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं, बाप करता है और आगे पोते जाके उसका फैसला सुनते हैं। इसी आईनी अदालत का जो कयाम था उसको आपने ही जस्टिस डिनाइड उसको एड्रेस किया जाए। जब पीपल्स पार्टी लाना चाहती थी आपने अपोज किया था। आज की डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं आज की, और आज हम दोनों जमातें और जो हैं वो मसाक़े जमहूरियत की ट्रू लेटर स्पिरिट के ऊपर बात करते हैं। और इंशाअल्लाह मैंने जिस तरह आपसे कहा कि जो लोग हमें वोट करना चाह रहे हैं वो हमें वोट नहीं कर रहे, वो 2 सोचों को वोट कर रहे हैं, जलाओ घिराओ, नफ़रत और तफरीक और आगे पाकिस्तान को आगे लेके जाने का। ये गद्दारों की वोट अलग होगी और पाकिस्तान के साथ खड़े होने वालों की वोट अलग होगी। और आपको नज़र आएगा कि जिसमें भी सैनिटी है एंड सैनिटी विल प्रिवेल, कि इंशाल्लाह ये अमेंडमेंट्स भी पास होंगी, ये चीज़ें भी आगे जाएंगी, या इन तरमीम भी होगी और पाकिस्तान अपनी टांगों पे भी खड़ा होगा और इंशाल्लाह इन अमेंडमेंट्स के थ्रू प्रॉस्पेरिटी और खुशी और जो चीज़ों का जो बेहतर सिमत में जाना है वो आपको होते हुए नजर आएगा। समीना साहिबा की तरफ चलती हूँ। समीना साहिबा, आप किस हद तक इस बात से मुत्तफिक हैं कि नंबर्स पूरे थे, सब ऑन बोर्ड थे, लेकिन फिर भी वो काम ना हो पाया? ये तो एक मजाक ही है अगर बैरिस्टर साहब ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जिस उतरे हुए चेहरे के साथ उस दिन जा रहे थे, उन्होंने बड़ा क्लियरली ऑन स्क्रीन ये कहा था कि नंबर ही पूरे नहीं थे तो तरमीम कैसे होती। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह मियां साहब भी वापस रवाना हुए और फिर उसके बाद ऑनवर्ड्स साहब ने जो कहा, बाकी जो हुकूमत के लोग हैं वो सब कहते रहे और सबको पता है, मतलब इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं। ऑफ कोर्स नंबर पूरे नहीं थे, इसीलिए तरमीम नहीं हुई, वरना उस वक्त सारे लोगों को आपने इकट्ठा करके रखा हुआ था तो फिर कर लेते ना, क्यों नहीं तरमीम की? अगर आपको यही इत्तेफाक राय करना था तो फिर पहले जमा करने से पहले, कॉल करने से पहले 4 दफा आपने असेंबली का इजलास डिले किया सिर्फ इस वजह से कि बात नहीं बन रही थी। और अब आप इतनी सफाई से आके स्क्रीन पे कैसे कह सकते हैं कि जी हमारे नंबर पूरे थे और कल भी पूरे होंगे? कल पूरे होंगे या नहीं इस पर तो मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती, लेकिन उस वक्त बहरहाल इनके नंबर पूरे नहीं थे, इसीलिए इसके ऊपर नहीं हुआ था। लेकिन बाकी जो ये बात कहना कि जी इसके अंदर कोई नेक नियति नजर आती है, जितना भी अच्छा कानून क्यों ना हो, जब तक वो नेक नियति पर मबनी ना हो आप कह ही नहीं सकते कि वो कोई बेहतरी ला सकता है, वो इस्लाहात कर सकता है। अब यहाँ पर तो शुरू से एंड तक हुकूमत की बदनीयती नजर आ रही है। आईनी तरमीम से जो काम शुरू हुआ था उससे लेकर के उसकी बात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर आज ऑर्डिनेंस निकाला है, वहां तक भी हर चीज चीख कर पुकारी है कि हुकूमत की नीयत सिर्फ और सिर्फ ये है कि आजाद अदलिया को कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि इनको खौफ है कि अगर अदलिया आजाद होगी तो इनकी जो हुकूमत है उसके जाने का वक्त पूरा हो जाएगा, क्योंकि इनको बाजार लगता है कि इनके फेवर में कोई फैसले नहीं रहेंगे, जो सेटलमेंट इन्होंने बनाई हुई थी वो सेटलमेंट खराब हो जाएगी। और उसी वजह से ये अपने ही किए हुए कानून साजी को रिवर्स करते चले जा रहे हैं। पहले इन्होंने कानून बनाया कि जी रिटायर्ड जो जजेस हैं वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के हेड नहीं होंगे, और बाद में आपने देखा उसे रिवर्स कर दिया।
पहले इन्होंने खुद ही कानून बनाया कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में 3 रुकनी कमेटी होगी ताकि चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो है वो कम किए जा सकें और उसमें आमरीयत का अंसर बाकी ना रहे और हम ख्याल बेंचेस ना बन सकें। बाद में अब इन्होंने खुद ही उसको रिवर्स फिर से कर दिया। तो थ्रू आउट इनकी अपनी ही कानून साजी में बार बार यू टर्न जो है वो तो इस बात का गमाज है कि जब इनको लगता है कि इनके जो पर्पस है वो पूरे नहीं हो रहे तो अपनी ही कही हुई बातों से दिनों के अंदर ये फिर जाते हैं और फिर नई कानून साजियां ले आते हैं, वो भी अजीबोगरीब तरीकों से कि अगर आपको ये कानून में कौन सी शिक की बात कर रही है? जी मैं ये इसकी बात कर रही हूँ जो आपने प्रोसीजर एक्ट जो आज आईनी इसमें जो प्रोसीजर एंड वो जो है जिसमें 3 रुकनी कमेटी को चेंज किया आपने, जी एग्जैक्टली प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, तो उसमें जो इन्होंने 3 रुकनी कमेटी उसमें मुनीब अख्तर साहब हम तो अभी आईनी तरमीम की बात कर रहे थे। मैं सारी चीजों पे बात कर रही हूँ कि आप लोगों के हर चीज में ही बदनीयती नजर आ रही है और चीजें उस तरफ जाती नजर आ रही है कि आप जस्ट कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ये मेरी ओपिनियन है, आप मुझे मेरी ओपिनियन दे लीजिए, शायद आपको ना पसंद आ रही हो, लेकिन हकीकत तो यही है कि इस वक्त सबको नजर आ रहा है कि ये क्यों चीजें की जा रही हैं और इतनी अर्जेंसी क्यों है, उसकी भी वजह सबको पता है। आईनी अदालत का बैठे बिठाए ख्याल क्यों आ गया? मिसाके जमहूरियत तो इतनी देर पहले 20 साल पहले आप लोगों ने साइन किया था, उसके बाद आपकी भी हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत आई, उस वक्त तो ना आपने आईनी अदालत बनाई। आज आपको आईनी अदालत की जरूरत क्यों पेश आ गई है और उसकी क्या वजह है कि आप यही चाहते हैं कि उसमें कोई रिटायर्ड 68-60 वाला जो जज है वही उसको जाके जो है वो हेड करे? तो ये सारी चीजें क्यों और किस तरह हो रही है, मेरा ख्याल है ये बहुत ऑब्वियस है और इसमें हुकूमत की एक कोई नेकनियती नजर नहीं आ रही। बहुत सारी चीजों पे यकीनन बात हो सकती है और उसके लिए जरूरी ये है आईनी तरमीम के लिए कि ऑपोजिशन की भी जो पार्टीज हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए, लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि ये ऑपोजिशन को ऑपोजिशन समझ ही नहीं रहे। अभी तक ये सिर्फ लड़ाई के मोड में है कि ये गद्दार हैं, ये जो है मुल्क दुश्मन है। अगर इन चीजों के ऊपर आप फैसला करने लगेंगे तो फिर तो कोई जमात रहेगी नहीं जिसको हम हुब्बे वतन कह सकें। आपकी अपनी जमात ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया हुआ है फौज के खिलाफ, जी मैं आ रही हूं, मरियम नवाज की तकरीर जलसे में किस तरह के नारे लगे हैं वो सब ऑन रिकॉर्ड है। गुजरांवाला की तकरीर में मियां नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा है, डॉन लीक्स क्या थी, मुंबई अटैक के बारे में उनके क्या ख्याल थे, कारगिल के बारे में मियां साहब क्या कहते रहे हैं और त्यारा हाईजैकिंग केस किसके खिलाफ बना था, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो फिर अगर इन चीजों के ऊपर हम ये तय करने लग जाए तो फिर तो कोई भी जमात जो है वो मुहिब्बे वतन नहीं है। थोड़ा मैच्योर बिहेव करना चाहिए। कल को आपने भी ऑपोजिशन में जाना है, आपने हमेशा गवर्नमेंट में नहीं रहना। आज जो आप कानून साजियां करते फिर रहे हैं कल को आपके ही आगे आएंगी। जी दानियल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं मेहरबानो साहिबा की तरफ जाऊंगी। जी ये डॉक्टर साहब ये मेहरबानो साहिबा ने बड़ा डिफरेंट पहलुओं को टच कर दिया। समीना साहिबा, ये समीना साहिबा है, समीना साहिबा बात करती हैं। जी जी अच्छा सॉरी अच्छा तो हम तो बात कर रहे थे कि दो डिफरेंट चीज़ों की, जो हम आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं, आप तो 500 साल पुरानी चीज़ों को उठा के ले आए, उसके ऊपर तो हम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन हम चीज़ों को आगे चलाने की बात प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत है, जबकि उसको बहुत बुरा समझा जाता है। मतलब लास्ट देखें आईनी तरमीम की अगर आईनी तरमीम की बात करें तो आईनी तरमीम की ऐसी कोई शिक नहीं है जिससे बार काउंसिल्स, वकला और कोई डिसएग्रीमेंट होगी। और हम बड़ा कैटेगोरिकली ये मैं बयान दे रहा हूं कि 8 नहीं थी जिसमें जो है वो तरमीम की गई है। डॉक्टर साहब थी की बात नहीं मैं कर रहा, मैं कर रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब मैं थी की तो बात ही नहीं कर रहा ना, या कोई शिक 8 या 8A या किसी की भी, मैं बात कर रहा हूँ जो होंगी वो वही होंगी जिसपे हमारी बार काउंसिल से लेकर हमारे लोग हैं वो उस पे एग्री करेंगे। दैट मींस कि कंसेंसस नहीं था, पॉइंट आउट किया गया तो अब चेंज किया है ना आप लोगों ने। नहीं डॉक्टर साहब ये पहले ही निकाल दिए गई थी, जो चीजों के ऊपर कंसेंसस नहीं था उनको पहले ही निकाल दिया गया था। कामरान मुर्तजा साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा जिस वक्त हमें मुसव्वदा भिजवाया गया 12 बजे रात को आया, बिलावल साहब आए, हमने उनसे कहा ये क्यों हम 8 वाले को करें। साहब नहीं डॉक्टर साहब आपको इनसे कोई सच्चाई नहीं मिलेगी, तवक्को भी नहीं रखनी चाहिए। इसको आपके ऊपर बात हो गई थी, मौलाना साहब के साथ भी हो गई थी, और जो शिक्के हैं जिनके ऊपर डिसएग्रीमेंट होगी हेड्स ऑफ द पार्टीज की उनको हम नहीं डालेंगे। तो हमने चीजों को आगे लेके जाना है, क्रिएट किया था, इट वाज एक्सपेक्टेड कि मौलाना साहब इस पे बैक कहेंगे, उन्होंने जब वहां से नहीं किया तो फिर उसके बाद चेंजेस आएंगे। कि डॉक्टर साहब कुछ चीज़ों के ऊपर उनका कंसेंसस नहीं था, कंसेंसस ना होना और नंबर पूरा होना दो फर्क चीज़ें हैं। हमारे पास नंबर पूरे थे, मौलाना के साथ ही नंबर पूरे होने थे ना, और आगे भी होंगे। मौलाना
डॉक्टर साहब, मौलाना और मौलाना की जमात के कुछ लोगों में फ़र्क है और लोग भी हैं जो पाकिस्तान की एक सोच को वोट करते हैं। तो नंबर्स की मैंने आपको पहले कहा पूरी जमात कामरान मुर्तज़ा साहब की जो स्टेटमेंट है उसको एंडोर्स कर रही है। मारिया अलाउ मी डॉक्टर साहब, मैं इस चीज़ के ऊपर बड़ा क्लैरिटी के साथ एक बात कर सकता हूँ। नंबर्स वाज नॉट एन इशू येस्टरडे, इट इज व्हाई डिड ख्वाजा आसिफ से दैट? वी वांटेड टू टेक मौलाना साहब ऑन बोर्ड, वाज दैट आल्सो इन jest? वी वांटेड टू टेक मौलाना ऑन। मारिया आसिफ साहब ने यही कहा कि हमारे पास नंबर पूरे नहीं थे। नहीं, उन्होंने कहा नंबर पूरे नहीं थे। उन्होंने कहा नंबर पूरे नहीं थे। उन्होंने कहा कि मौलाना नहीं मौलाना वाज द इशू। हम मौलाना को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, हम मौलाना को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। मैं जरा मेहरबानों की बात सुन लूं, इंशाल्लाह मेहरबानों को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूं, बिकॉज़ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम। आपको चीजों को इसी तरह आगे लेकर जाएंगे। जी मेहरबानों साहिबा। जी दानियाल साहब तो साउंड्स हिप्नोटाइज्ड इफ नॉट डिलूजनल। मगर मुझे ये बता दीजिए कि क्या लोगों को अगवा किए बगैर नंबर पूरे कर सकते हैं? लोगों की बेटियां, बीवियां, खालाएं, माएं, भाई, बाप, इन सबको अगवा किए बगैर क्या ये नंबर पूरे कर सकेंगे? मुझे तो नहीं लगता कर सकते हैं। और ये जो आईनी अदालत जो बनाने जा रहे हैं, दानियाल साहब को तो बेहतर पता होना चाहिए। जस्ट वन मोमेंट दानियाल, हेयर मी आउट, आई हैव हर्ड यू इनफ। जो आप आईनी अदालत बनाने जा रहे हैं तो आपको तो पता होना चाहिए जिन मुल्कों का ममालिक का आप हवाला देते हैं वो सारी सिविल लॉ जुरिस्डिक्शन कंट्रीज हैं। पाकिस्तान एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन मुल्क है। यहाँ पर आपको आईनी अदालत अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आप लोग खुद ही अपनी पिछली हुकूमत में लेकर आए, उसके अंदर जो आप एक शिक लेकर आए कि एक 5 मेंबर की बेंच होगी जो आईनी मामलात को सुनेगी, वो आपका आईनी अदालत वहीं पे बन जाती है। उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती, वो भी एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन मुल्क में, कि आप एक आईनी अदालत बनाएं और एक ऐसी अदालत बनाएं जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर बैठेगी। सुप्रीम कोर्ट उसके ताबे होगी, मगर वो सुप्रीम कोर्ट के ताबे नहीं होगी। तो क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट में अब तवक्को नहीं कि जब आपके फेवरेट काजी साहब चले जाएंगे और वो इदारा थोड़ी अपनी इंडिपेंडेंट सोच दिखाएगा तो आपके खिलाफ केसेस आएंगे, आपके खिलाफ ऑर्डर शायद आ जाएं। तो इसलिए अब आप चाहते हैं कि एक ऐसी अदालत हो जो आपके ताबे हो। और वो आपके ताबे किस तरह होगी? क्योंकि उसका चीफ जस्टिस आप अपने हाथों से चुनेंगे और फिर आपके मुंतखब करदा चीफ जस्टिस हैं वो आगे अपनी बेंच चुनेंगे और उसके अंदर आप रिटायर्ड जज भी ला सकते हैं, आप वकील भी ला सकते हैं, आप अनफॉर्चुनेटली मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ना मुल्क जो है वो ऑर्डिनेंसेस से चलते हैं और ना इस तरह जो है वो आइन को रोंद के जो है वो मुल्क आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स होप सैनिटी प्रिवेल्स, सबको जो है वो कंसेंसस बिल्ड किया जाए, सबको लूप में लिया जाए, सबके साथ कंसेंसस बिल्ड किया जाए और तब ये चीज़ें आगे चलें। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम दानियाल साहब, मेहरबानो साहिबा और समीना साहिबा। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।